हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज हम यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम होता दिसंबर 2022 को, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में अक्सर प्रीवियस ईयर से रिपीट होकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को भली भांति रिविजन जरूर करके जाएँ। तो बने रही वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो ये बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, जिनमें से आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मांग के नियम के अपवाद क्या है। तो यहाँ पर मैंने मांग के नियम के 2 अपवाद दिए हैं, इनमें से आपको दोनों ही लिख देने हैं, क्योंकि अति लघु में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला अपवाद है इसका, मांग का नियम प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता और निम्न कोटि की वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ये 2 मुख्य अपवाद है इसके, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्निहित लागत से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अंतर्निहित लागत वह लागत होती है जब किसी परिसंपत्ति का उपयोग किसी संस्था द्वारा उत्पादन के कारक के रूप में किया जाता है। अंतर्निहित लागत को आसानी से मापा नहीं जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, उत्पादन संभावना सीमा क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, उत्पादन संभावना सीमा वह ग्राफ है जो संसाधनों के स्थिर होने पर 2 वस्तुओं की विभिन्न उत्पादन संभावनाओं को दर्शाता है। एक वस्तु का उत्पादन केवल दूसरी वस्तु के उत्पादन का त्याग करके ही बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, अन्य बातों के समान रहने पर वाक्यांश का वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ अन्य बातें समान रहे शब्दों का अभिप्राय यह है कि जिस समय विशेष पर उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष की मांग करता है, उस समय उपभोक्ता की आय, रुचि, व्यवहार एवं उसके आय स्तर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल के बीच अंतर करें। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, साधन के प्रतिफल का अर्थ होता है जो संसाधन हमारे पास है उनका उपयोग करके, मेहनत करके उनका क्या फल निकला। और पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं, इनमें से आपको 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 आपका एग्जाम में पूछा गया था, अल्पकालीन उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल का नियम क्यों क्रियाशील होता है। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, घटते प्रतिफल का नियम अल्पावधि में लागू होता है जब हम उत्पादन के सभी कारकों को बदल नहीं सकते। इसके अलावा यह एक इनपुट की मात्रा में बदलाव करके उत्पादन में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। तकनीकी रूप से नियम यह कहता है कि जैसे जैसे हम एक इनपुट की मात्रा बढ़ाते हैं, जिसे अन्य निश्चित इनपुट के साथ मिलाया जाता है, परिवर्तनीय इनपुट की सीमांत भौतिक उत्पादन में अंततः गिरावट आनी चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो किसी निश्चित प्रौद्योगिकी अवस्था के लिए कुल उत्पादकता परिवर्तनशील इनपुट की मात्रा में वृद्धि के साथ बढ़ने के लिए बाध्य है। हालांकि जैसे जैसे इनपुट की मात्रा बढ़ती जाती है, सीमांत उत्पाद अधिकतम तक बढ़ जाता है, फिर घटने लगता है और अंततः नकारात्मक हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, विभिन्न बाजारों में सीमांत आगम एवं औसत आगम के संबंध का वर्णन करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सीमांत आगम किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। सूत्र रूप में कहे तो यहाँ पर इसका सूत्र दिया गया है, आपको यह सूत्र याद रखना है। इसके बाद औसत लागत के बारे में बात करें तो कुल लागत को कुल उत्पादन से भाग देने पर जो लागत प्राप्त होती है वही औसत लागत कहलाती है। इसका सूत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, औसत लागत बराबर होता है कुल लागत बटे कुल उत्पादन या इकाइयाँ। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, मांग की आय लोच का वर्णन करें, आय लोच के प्रकार की व्याख्या करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि मांग की आय लोच क्या है। तो मांग की आय लोच परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि यह ग्राहकों की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में लोच है। इसे आय में प्रति प्रतिशत परिवर्तन के अनुसार मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है। गणितीय रूप से इसे मांग की आय लोच सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। मांग की आय लोच यानी YED
बराबर होता है मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन। यदि किसी विशेष उत्पाद के लिए YED अधिक है तो यह उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाता है। YED को मापने का पहला चरण सामान को सामान्य और घटिया के रूप में वर्गीकृत करना है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि YED सकारात्मक, नकारात्मक या यहाँ तक कि उत्तरदायी भी हो सकता है। सामान्यतः मांग की आय लोच के 5 प्रकार होते हैं और ये प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है उच्च आय में वृद्धि मांग में वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी है एकात्मक, आय में वृद्धि मात्रा की बढ़ी हुई मांग के अनुपात में होती है। तीसरा है कम, यानी आय में वृद्धि मात्रा की मांग में वृद्धि की तुलना में कम अनुपातिक होती है। और शून्य, मांग की मात्रा वही रहती है यद्यपि आय में परिवर्तन होता है। नकारात्मक, आय में वृद्धि मांग की मात्रा में कमी से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी आ जाता है जिसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम केवल प्रश्न ही देखेंगे, इनके उत्तर आपको खुद से ही तैयार करने हैं। मैं केवल आपको प्रश्न पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से आपको 3 प्रश्न ही करने होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपका एग्जाम में पूछा गया था। समोत्पाद वक्र की अवधारणा का वर्णन इसके लक्षणों के साथ करें। समोत्पाद वक्र के माध्यम से उत्पादक के संतुलन की स्थिति की व्याख्या करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था। एकाधिकार की श्रेणी से आप क्या समझते हैं? एकाधिकार में मूल्य विभेद का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था। कल्याण की अवधारणा को परिभाषित करें। सामाजिक कल्याण फलन क्या है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था। बाजार विफलता की व्याख्या करें। बाजार विफलता के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था। पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत साधन मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है? तो यह आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। सेम इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में रिपीट होकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको प्रीवियस ईयर से सभी क्वेश्चन आंसर जरूर रिवीजन करके जाने हैं। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।